हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। हम लोग पैडागॉजी कर रहे थे फिज़िकल साइंस की, और जिसमें हम लोगों ने वेरियस साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। और जो आज हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो है सर आइजैक न्यूटन का। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। इनका बर्थ हुआ था 4 जनवरी 1643 में वॉल थॉफे में, इंग्लैंड के अंदर। और उनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1727 में, लंदन में, इंग्लैंड में। इनकी लाइफ हिस्ट्री को, इनकी लाइफ टाइम को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम 1643 टू 1669 तक। देन सेकेंड फेज इज 1669 टू 1687। देन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 1687 तक, राइट। जो इनका फर्स्ट फेज है उनके बॉयहुड डेज थे। इनका जो बर्थ हुआ है, जब इनका बर्थ हुआ था उस टाइम पर ये कहा जाता है, गॉर्जियन कैलेंडर इंग्लैंड में उस टाइम अडॉप्ट नहीं किया था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इनका जो कैलेंडर यूज़ होते थे उस टाइम के अकॉर्डिंग इनका जो बर्थ है वो क्रिसमस डे वाले दिन हुआ था, राइट। देन इनके जो फादर थे वो एक फार्मर थे। बहुत वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करते थे, बट इनके फादर जो थे वो एडुकेटेड नहीं थे। ही वॉज अनएडुकेटेड विथ, वो अपने साइन भी नहीं कर सकते थे। और उनकी डेथ हो गई थी न्यूटन के बर्थ से पहले ही, 3 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। और इनकी जो माता जी थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और इनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत थ्रेटनिंग थी, क्योंकि इन्हें कभी किसी से प्यार नहीं मिला। इनकी मॉम ने इनकी दादी के पास इन्हें छोड़कर अपनी न्यू लाइफ में वो रहने लग गई। वहाँ पर इनकी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से इन्हें कुछ ज़्यादा प्यार नहीं मिला। एंड आफ्टर हिज ग्रैंड फादर्स डेथ ही केम बैक टू हिज मदर, और वहाँ पर भी उन्हें इनके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ। बट जब इनके जो स्टेप फादर थे उनकी डेथ हुई, उसके बाद इनकी मदर ने इनको सोचा कि ये जो है, ये इनकी जो प्रॉपर्टी है, एस्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी मॉम बहुत रिच थी, उसको संभालने लायक हैं। और इनका जो स्कूल से जो था नाम वो विड्रॉ करा लिया गया, बिकॉज ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़। वो इतने अच्छे नहीं थे स्टडीज़ में। और बट कुछ टाइम जब इन्होंने बिज़नेस में काम किया, एस्टेट्स में, इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आया। और इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आया, और इनकी मॉम ने कहा कि यहाँ पर भी लॉसेस करा रहे हैं। बट जो इनके अंकल थे उन्होंने कहा नहीं, हमें इन्हें पढ़ाना चाहिए। और उन्होंने इनकी मॉम को कन्विंस किया कि आप प्लीज़ इन्हें पढ़ाइए, यूनिवर्सिटी भेजिए। ही इज़ अ वेरी गुड ब्रिलियंट चाइल्ड। जब बट ऑन कंट्रेरी, बट ऑन दैट उनकी मॉम कहती थी कि नहीं, ये अच्छे नहीं हैं, इनके रिपोर्ट्स देखिए, ही वॉज इनएक्टिव इन हिज क्लास, अटेंटिव नहीं है अपनी क्लास के अंदर, सो हाउ कैन ही अ गुड चाइल्ड, राइट, अ गुड स्टूडेंट। तो उन्होंने बोला आई टेक केयर ऑफ दैट। इनके अंकल ने इन्हें पढ़ाया, फ्री ग्रामर स्कूल में वापस ग्रैंथम में भेजा ताकि ये अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकें। एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। बट इनके अंकल ने इनको बहुत सपोर्ट किया और बहुत बहुत मेहनत करी इनके ऊपर, इन्हें खुद पढ़ाया सो दैट ही कैन गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। और इन 1661 ही एंटर्ड इन द ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, क्योंकि ये यही चाहते थे कि इनका कैम्ब्रिज में एडमिशन हो जाए। ऑल्दो उस टाइम पे जो इनके कलीग्स, सॉरी, फेलो स्टूडेंट्स थे, उनसे ज़्यादा बड़े थे ये उम्र में, क्योंकि इन्होंने बीच में गैप लिया था। बट दैट नॉट वाज द प्रॉब्लम। इनको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिली थी। स्कॉलरशिप में ये ऐड हुए थे। स्कॉलरशिप वॉज नॉट सच स्कॉलरशिप कि जैसे आज के टाइम में स्कॉलरशिप मिलती है, वैसे टाइप में नहीं थी। उनको उस टाइम पर बोला जाता था सीज़र। ही वॉज अ सीज़र। सीज़र मीन्स कि जैसे आप पढ़ रहे हैं बट ऑन द साइड बाय साइड आप अर्न भी कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम में कॉलेजेस में एक स्कीम होती है, अर्न वाइल स्टडी, राइट। पढ़ने के साथ साथ आप अर्न भी करिए, आप कुछ कॉलेज के ऑड वर्क करिए फ्री टाइम में, आपको पैसे दिए जाएंगे। उसी तरह से इन्हें भी दिया जाता था। बट ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। न्यूटन का जो एम था कैम्ब्रिज में वो ये था कि वो लॉ की डिग्री पढ़े। बट कुछ इंस्ट्रक्शंस थी वहाँ पे, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कैम्ब्रिज के अंदर, और एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग
इसीलिए वहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं थी, बट कुछ हद तक फ्रीडम थी थर्ड ईयर के अंदर कि आपको कौन सा कोर्स एडॉप्ट करना है। तो उन्होंने थर्ड ईयर के अंदर उन्होंने फ़िलॉसफी ऑफ डेस्पोस, हॉबीज़, गेंसरी और बॉयल के कुछ रूल पढ़े, कुछ फ़िलॉसफी पढ़ी, और उन्होंने मैकेनिक्स पढ़ी क्यूपरन की, एटोनॉमी ऑफ गैलीलियो से वो बहुत प्रभावित हुए, और कैपलर की ऑप्टिक्स पढ़ी उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, ये जो भी जितना कुछ भी पढ़ा फ़िलॉसफी का कंटेंट, उन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम था कॉशनीज़ क्वांटम फ़िलॉसफिया, उसके अंदर उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने जैसे बहुत ज़्यादा वो 1664 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे इस आइडिया से, और उन्होंने अपनी एक लेटिन एक स्टेटमेंट भी दी थी, जिसको बाद में जब कन्वर्ट किया गया, उसकी ट्रांसलेशन की गई, तो उससे ये था कि प्लूटो इज़ माई फ्रेंड, एरिस्टोटल इज़ माई फ्रेंड, बट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ट्रुथ। जिससे ये पता चलता है कि इन 1664 ही गॉट एन आइडिया कि भाई अब मुझे क्या करना है, आई एम अ फ्री थिंकर, मुझे अपनी समझ से रिसर्च करनी है। उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी। बट द फर्स्ट टाइम जब उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में स्टार्ट हुआ वो था 1663 के अंदर, जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बुक खरीदी थी एक बुक फेयर से जो कैम्ब्रिज में हुआ था। वो बुक उन्होंने ख़रीद ली इंटरेस्ट के साथ, बट उन्हें वो समझ में नहीं आई, बिकॉज उनकी बेसिक नॉलेज जो थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे एट हिज स्कूल टाइम। तो उन्होंने फ्रॉम द बेसिक, शुरुआत से उन्होंने पढ़ना शुरू किया और अपनी नॉलेज को एनहांस करना शुरू किया। ईजी नहीं था उनके लिए, बट उन्होंने किया ये काम, राइट। और उन्होंने अपनी इस काम को किया, और वो इन ऑन 28 अप्रैल 1664 ही वॉज सिलेक्टेड एज अ स्कॉलर, और उनकी बैचलर डिग्री उन्हें मिल गई 1665 के अंदर। उन्हें बहुत सारी उनको साइंटिफिक जीनियस बोला जाता था उस टाइम में भी, जबकि वो उन्होंने अपनी सारी ग्लोरियस काम नहीं किए थे, बट फिर भी उस टाइम तक उनका एक साल के अंदर इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया था, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट बैठ गया था कि उन्हें उस टाइम पर भी साइंटिफिक जीनियस बोला जाने लगा यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर इन 1665 वहाँ पर उन्हें अपने घर वापस आना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर प्लेग फैल गया था, और 2 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए न्यूटन अपने घर पर ही थे, और उस टाइम वो 25 ईयर्स से कम थे, उनकी एज जो थी वो थी 25 ईयर्स से कम। और इस टाइम पे उन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि अब मुझे एडवांस मैथ पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, फिज़िक्स पढ़नी है और एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है। उन्होंने अपने ये 2 साल जो प्लेग की वजह से उन्होंने अपने घर पर किए थे, उन्होंने अपने घर पर रहे, उन्होंने डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस को उसकी फाउंडेशन की, और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव काम किए। जब वो वापस आए आफ्टर 2 इयर्स, जब वो यूनिवर्सिटी जब दोबारा खुली प्लेग के ख़त्म होने के बाद इन 1667, तो उन्होंने अपने आप को फेलोशिप के लिए कैंडिडेचर दिया, अपना फॉरवर्ड किया, और अक्टूबर के अंदर उन्हें इलेक्ट किया गया एज अ माइनर फेलोशिप, ठीक है, सेम कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर ही, और उन्हें ही वॉज अवॉर्डेड विद द मास्टर डिग्री के साथ उन्हें अवॉर्ड किया, और बाद में उसके बाद उनको मेजर फेलोशिप मिल गई इन 1668 के अंदर, और जिसके बाद उनका ऐसे ही कारवा चलता रहा, और एक टाइम पे वो फेलो टेबल के अंदर आ गए। न्यूटन का जो सबसे पहला वर्क था एज अ ल्यूशियन प्रोफेसर वॉज ऑप्टिक। उन्होंने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था अपने कोर्स का 1670 के अंदर, दैट वाज ऑप्टिक्स। जो ये था, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो उनका बॉयहुड डेज थे, जब उनको वापस से मीन्स उनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद उनकी रिसर्च वर्क, जब कॉलेज दोबारा खुलते हैं, एंड ही वाज इलेक्टेड एज अ प्रोफेसर आफ्टर फेलोशिप तक वो क्या था उनका, वो बॉयहुड डेज थे, उनका फर्स्ट फेज़ था। सेकंड फेज़ तब शुरू होता है जब वो
एज अ लुकेशियन प्रोफेसर इलेक्ट होते हैं एट कैम्ब्रिज, और वो अपना पहला लेक्चर, पहला वर्क जो होता है उनका ऑप्टिक्स का, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। उन्होंने जब ये प्लेग का जो 2 साल थे, प्लेग की जो जब डिज़ीज़ फैला था, महामारी हुई थी, उनके पास जब 2 साल थे, उस टाइम पे उन्होंने एक स्टडी की थी दैट कि वाइट लाइट जो है वो सिंपल एंटिटी नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, वो एक क्रोमेटिक एब्रेशन है, राइट। वो एक सिंपल लाइट से नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स हैं। ये चीज़ उन्होंने फाइंड आउट कर ली थी और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्हें पता चला जब एक वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है, ग्लास प्रिज्म में से, तो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें कलर्स का, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स वॉज फॉर्म्ड, राइट। और उन्होंने बहुत ज़्यादा एंगल से कर देखा, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल कलर्स मिलने लगे उन्हें, और इसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन की रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। जब वो इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, प्रिज्म के बारे में, कि वाइट लाइट जो है ये एक सिंगल कलर से नहीं है, ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रल कलर से बन के बनता है, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है जब ये स्प्लिट होती है। तो वो जब उसकी स्टडी कर रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें एक ऐसी टेलीस्कोप बनानी होगी जो रिफ्लेक्ट करे लाइट को। तो उन्होंने एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाई और 1672 के अंदर न्यूटन ने अपनी ये जो टेलीस्कोप थी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, वो डोनेट कर दी थी रॉयल सोसाइटी को, और जिसके बाद उन्हें 1672 में एज अ फेलो इन रॉयल सोसाइटी के अंदर सेलेक्ट कर लिया गया था। और उसी टाइम उनका फर्स्ट पेपर जो था, साइंटिफिक पेपर, वो पब्लिश हुआ था, एंड दैट वाज ऑन लाइट एंड कलर। और ये पब्लिश कहाँ हुआ था? फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी के अंदर। बट इसके ऊपर कुछ लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शंस उठाए। उन्होंने कहा ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आप इसे प्रूफ नहीं कर पाए हो, थ्योरेटिकली आप इसको प्रूव नहीं कर पाए हो, तो इसके लिए आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप किया। बट ये लिखा गया हर जगह, अब भी यूज़ किया जाता है कि जब न्यूटन ने ये लिया था कि एक सिंगल लाइट जो है वो स्प्लिट होती, वाइट लाइट जो है जब स्प्लिट होती है तो वो एक स्पेक्ट्रम देती है हमें, ये आज भी हम पढ़ते हैं। उसी के साथ किए गए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये वही चलता रहा। उनकी लाइफ में उनके साथ 2 काम हुए, उन्हें प्रेज भी मिली, बट सेकेंडली उन्हें क्रिटिज़म भी किया गया कि बट ही नेवर फोकस्ड ऑन दैट, उन्होंने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, वो अपनी काम से काम करते थे। उन्होंने फिर अपनी क्योप्रस थ्योरी दी और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, आगे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा, बट उनका ना एक हुक के साथ, साइंटिस्ट है हुक, आपको सबको पता होगा, उनके साथ उनका ना रिलेशन अच्छे नहीं थे, रिलेशनशिप। 1675 के अंदर हुक ने क्लेम किया कि न्यूटन ने उनके आइडियाज़ जो थे, ऑप्टिकल रिजल्ट्स जो थे, वो स्टोल किए, और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुआ। और आफ्टर सम टाइम उनके बीच में एक पोलाइट लेटर भी एक्सचेंज हुए। आफ्टर दैट हुक की जो है 1703 में डेथ हो गई, और 1704 में न्यूटन की एक बुक आई दैट वाज ऑप्टिक। इसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर ऑफ थिन लाइट, थिन शेड, न्यूटन रिंग, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को भी एक्सप्लेन किया है वेव थ्योरी के थ्रू। और इन 1678 के अंदर न्यूटन को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, और उसी दौरान उनकी मॉम की डेथ भी हो जाती है। न्यूटन ने बहुत ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स भी की हैं अपने काम में। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम दिया है इन फिज़िक्स, सेलेस्टियल मैकेनिक्स, और उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बताया। 1666 के अंदर उन्होंने अर्लियर वर्जन ऑफ, उन्होंने जो था 3 लॉज ऑफ मोशन, उनके बारे में बताया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया, और अर्थ की ग्रेविटी के बारे में, कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मून को, काउंटर बैलेंसिंग होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। और
इन्हीं लॉज की वजह से उनका वो जो था लॉ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, केपलर ने थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया था। न्यूटन की जो ऑब्जर्वेशंस थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो उन्होंने दी थी, उसी की हेल्प से केपलर ने थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया था। इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कराई है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा न्यू इन्वेंशंस की थी। उनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया, राइट। दिस बुक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक बुक एवर रिटन। आज भी इस टाइप की इतनी अच्छी बुक आज तक नहीं लिखी गई है। दैट्स वाई ये आपको बुक लर्न रखनी चाहिए कि प्रिंसिपा जो थी वो न्यूटन ने लिखी थी, एंड दिस वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक बुक रिटन एवर, राइट। न्यूटन ने एनालाइज किया था मोशन ऑफ बॉडी रेजिस्टिंग और नॉन रेजिस्टिंग मीडिया के अंदर, ठीक है। उन्होंने पेंडुलम, प्रोजेक्टाइल और ऑर्बिटिंग बॉडीज, फ्री फॉल नियर द अर्थ, ये सब के बारे में पढ़ा था और उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था प्लैनेट्स के बारे में भी। जब ये काम चल रहा था, जब ये ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल, इन सब के बारे में बता रहे थे, आफ्टर दैट उन्होंने कंक्लूड की थी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की और एक लॉ दिया, दैट इज़ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और उन्होंने कहा ऑल मैटर अट्रैक्ट all other object matter with a force proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। जब उन्होंने ये बात कही, जब वो प्लैनेट्स के बारे में ये पढ़ रहे थे तो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हर एक प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सन से अट्रैक्टेड है। और उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ दिया। और उन्होंने बहुत ज़्यादा फिनोमिने दिए हैं। उन्होंने इसेंट्रिक ऑर्बिट्स दिए हैं कॉमेट के, टाइड्स के, उनकी वेरिएशन और परसेप्शन दिया है अर्थ एक्सिस का, मोशन ऑफ मून, और भी बहुत ज़्यादा काम दिया है। और इसी वजह से न्यूटन का इंटरनेशनली उनकी बहुत प्रेज़ हुई, उन्हें बहुत माना जाता है। और रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ही वॉज द इंटरनेशनल लीडर ऑफ हिज टाइम, इनफैक्ट नाउ ऑल्सो, राइट। उनका जो था कई साइंटिस्ट ने उनका जो था काम था वो एक्सेप्ट नहीं किया और वॉर्टेक्स थ्योरी ही अडॉप्ट करी, बट आफ्टरवर्ड्स उनका काम रिकॉग्नाइज होने लगा और उनकी एप्रिसिएशन मिलने लगी। ही वॉज, उनका जो था, उनकी लाइफ में उनके साथ 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। फर्स्ट टाइम इन 1678 एंड सेकंड इन 1693। कुछ लोग कहते हैं कि उनको जो था वो टेंशन में रहते थे, उनके रिसर्च के रिजल्ट्स की वजह से, रिसर्चेस की वजह से। कुछ थ्योरीज जो थी, केमिकल पॉइजनिंग हो गई थी जिनकी वजह से उनकी प्रॉब्लम हो गई थी, उनके ब्रेन में फटीग्स आते थे उन्हें, और उनके फ्रेंड के साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं रहे थे, कुछ उनके रिलीजियस बिलीफ नहीं थे। बट न्यूटन क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, दिस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, मैं रेस्ट नहीं प्रॉपर कर पाया इस वजह से है। बट दिस वॉज नॉट द रीज़न, दिस वॉज द कॉज ऑफ हिज इलनेस, राइट। और कुछ टाइम बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया अपनी जॉब से। उन्होंने डिसाइड किया वो कैम्ब्रिज से जॉब छोड़ देंगे और गवर्नमेंट पोजीशन ले लेंगे लंदन के अंदर एज अ वार्डन। और 1696 के अंदर उन्होंने रॉयल मिंट के अंदर एज जॉब ले ली एज अ वार्डन। और 1699 के अंदर उन्होंने वहाँ पर वो मास्टर बन गए, मास्टर ऑफ मिंट। बट तब तक उन्होंने कैम्ब्रिज से रिज़ाइन नहीं किया था, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया है 1701 के अंदर, राइट। और एज अ मास्टर ऑफ मिंट वहाँ की इनकम भी आती थी और साथ में उनकी इनकम आती थी फ्रॉम द एस्टेट। सो ही वॉज अ वेरी वेल्दी पर्सन, बहुत रिच पर्सन थे उस टाइम पर भी। वो उस टाइम पर लोग कहते हैं कि वो मास्टर ऑफ मिंट बने बिकॉज ऑफ हिज साइंटिफिक अचीवमेंट्स, उन्हें एज अ रिवॉर्ड ये पोजीशन दी गई है। बट दिस वाज नॉट सो। न्यूटन जो है अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन के थ्रू, उनका जो वर्क होता था इवन इन मिंट,
वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, जिस वजह से उनको पोजीशन मिली मास्टर की वहाँ पर। लास्ट के जब 1703 में उनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी, और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई उन्हें बार बार, दैट मीन्स टिल 1727 उनको बार बार इलेक्ट करते गए एज द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी। 1705 में उन्हें क्वीन एना से अवॉर्डेड भी किया, ऑनर भी किया। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी ऑनर्ड। इससे पहले कभी किसी साइंटिस्ट को अवार्ड नहीं किया था, ऑनर नहीं किया गया था, बट ही वॉज द फर्स्ट वन हु वॉज अवॉर्डेड बाय क्वीन एना। उनके लास्ट के जो कुछ साल थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का फेस करना पड़ा। दैट्स ये थी उनकी लाइफ हिस्ट्री, और जिसमें हमने देखा कि उन्होंने हमारे साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है। न्यूटन ने, जितना अब तक हमने जिन भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, चाहे वो भास्कराचार्य थे, चाहे वो एरिस्टोटल थे, बट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो अभी तक हमने पढ़ा, ही वॉज न्यूटन, दैट वॉज गिवन बाय न्यूटन। इनोवेशंस की, इन्वेंशंस की, डेवलपमेंट की, राइट, एक ब्रॉड थिंकिंग दी, और एज अ इंडिविजुअल थिंकर इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा मैं किसी का रिजल्ट से नहीं बनाऊंगा, मैं अपना खुद का रिजल्ट बनाऊंगा, एंड दैट वाज हिज अचीवमेंट। बहुत ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन, राइट। सो आई होप आपको न्यूटन के बारे में क्लियर हुआ होगा, what kind of a person he was, and what was his contribution in the field of science. So I hope आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई है, प्लीज़ press the like button and please do share this video with your friends. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर ये चाहते हैं आप वीडियो में दोबारा से आपके साथ इसको डिस्कस करूं तो प्लीज़ लेट मी नो दैट, राइट। सो एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।